मेरा नाम शिल्पा है। हम दो भाई बहन थे। मेरे पिता का देहांत तो काफ़ी सालों पहले ही हो चुका था, लेकिन मेरी माँ की मौत मेरे भाई की शादी से पहले हुई थी। मैं बड़ी उम्मीद से अपनी भाभी को लेकर आई थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि घर आ जाने के बाद वह मुझ पर क्या जुल्म करेगी। एक दिन भैया काम से जब घर वापस आए तो मैं जल्दी जल्दी से भैया के लिए ताज़ी रोटियां सेकने लगी। भाभी को मैं खाना पहले ही दे चुकी थी। मैं घर के सारे काम खुद ही किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैं खाना लेकर भैया के सामने गई तो भाभी ने अपना खाना मेरे आते ही ज़मीन पर फेंक दिया और गुस्से से बोली कि तुमने ये कैसा खाना बनाया है? क्या इस तरह से सब्जी बनाई जाती है? आखिर तुम अपनी भाभी से ऐसी कौन सी दुश्मनी निकालना चाह रही हो? मैं डर के मारे जल्दी से 2 कदम पीछे हट गई थी। मैंने कहा, क्या हुआ भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तो भाभी बोली, ये सब्जी तो बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही। मैंने कहा, पर सब्जी तो मैंने खूब मसालेदार बनाई है। मेरा इतना कहना था कि भाभी बोली, लेकिन तुमने सब्जी को ठीक से साफ नहीं किया था। सब्जी में किरकिराहट लग रही थी, उसमें रेतीलापन रहा था। तुमने सब्जी को ढंग से नहीं धोया। तुम क्या मुझे बीमार करना चाहती हो? अगर मुझे किसी तरह की बीमारी हो जाती तो? लेकिन तुम्हें भला इस सब से क्या फ़र्क पड़ता है? तुम तो यही चाहती हो कि मैं बीमार होकर बिस्तर से लग जाऊं, क्योंकि नुकसान तो मेरा ही होना था और तुम्हारा इसमें फ़ायदा हो जाएगा। तुम्हारा क्या जाता है? तुम तो मुझे बीमार देखकर खुश हो जाओगी। मुझे ज़रा बताओ कि तुमने सब्जी को ढंग से क्यों नहीं साफ़ किया? कभी तो कोई काम ढंग से कर लिया करो, लेकिन नहीं, तुमने तो कसम खाई हुई है ना मुझे परेशान करने की। हर रोज़ तुम मुझे तंग करने के लिए कोई ना कोई काम ज़रूर बिगाड़ती हो और फिर कहती हो कि लो अब इसे भुगतो। तुम मुझे परेशान करने का कोई बहाना नहीं छोड़ती। मैं भाभी की बातें सुनकर खामोश हो गई थी, मगर भाभी अभी भी गुस्से में मुझे बुरा भला कह रही थी और कहने लगी, क्या तुम्हारा काम में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता है? तुम बिल्कुल भी कोई काम ध्यान से नहीं करती हो। ना जाने तुम किन ख्यालों में खोई हुई सी रहती हो। मुझे लगता है कि तुम प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ गई हो। भाभी की ये बातें सुनकर मैं तो रोने लगी थी और मैंने कहा कि नहीं भाभी, ये आप किस तरह की बातें कर रही हो? आपको भगवान का वास्ता मुझ पर इस तरह का इल्ज़ाम मत लगाओ। आप तो अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती हूँ और ना ही मेरा कहीं आना जाना होता है। मैं ऐसी हरकत तो कभी कर ही नहीं सकती, बल्कि इस बारे में मैं सोच भी कभी नहीं सकती हूँ। मेरी बात सुनकर भाभी कहने लगी कि जो तुम जैसी चालाक लड़कियां होती हैं ना, वो घर में बैठे बैठे ही बहुत कुछ कर लेती हैं। उन्हें कहीं भी आने जाने की ज़रूरत नहीं होती। तभी हम दोनों के बीच होने वाली बात में भैया भी शामिल हो गए थे। मैंने आंखों में आंसू भरते हुए मायूस नज़रों से भैया की तरफ देखा था कि शायद भैया को ही मुझ पर कुछ तरस आ जाए और वह मेरी साइड से कुछ बोल दें, लेकिन भैया सर झुकाए हुए बैठे थे, बड़े आराम से मुझ पर लगाए हुए भाभी के इल्ज़ाम सुन रहे थे। भैया भाभी की शादी को तो अभी कुछ ही साल गुजरे थे, जबकि भैया तो मुझे बचपन से जानते थे कि मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ। भाभी मुझे खा जाने वाली नज़रों से देखने लगी थी और कहने लगी, इतनी मासूम तो नहीं हो जितनी अपनी भैया के सामने बनने की कोशिश कर रही हो। इस तरह की शकल बनाकर आखिर तुम क्या साबित करना चाहती हो? कि तुम पर इस घर में बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, या फिर तुम बहुत सीधी हो, या मैं बहुत ज़्यादा जालिम हूँ जो तुम पर हमेशा जुल्म सितम करती रहती हूँ। भाभी की इतनी ज़्यादा बातें सुनने के बावजूद भैया हमेशा की तरह खामोश ही रहे थे और उन्होंने भाभी को कुछ भी नहीं कहा। और फिर भैया ने मेरी तरफ देखा और कहने लगे, शिल्पा, तुम्हारी भाभी ठीक ही तो कह रही है। आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर होता है? घर के कामों में ध्यान दो। तुम अब बच्ची नहीं रही हो, जवान हो गई हो। तुम किन ख्यालों में खोई हुई रहती हो? अपना थोड़ा सा ध्यान घर के कामों में भी लगाया करो। निकल जाओ उन फिजूल के चक्करों में से जिनमें आजकल तुम पड़ चुकी हो। और फिर भैया ने सख्त शब्दों में कहा कि मैं आगे से तुम्हें इतनी लापरवाही से काम करते हुए ना देखूं।
भैया अभी भाभी की ही जुबान बोल रहे थे। मैंने अपनी आंखों में आए हुए आंसुओं को छुपाकर भैया और भाभी से माफ़ी मांग ली थी और उनसे कहा कि मैं आइंदा ख्याल रखूंगी और मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को दोबारा मुझसे किसी भी तरह की कोई शिकायत ना हो। लेकिन भाभी फिर भी जल्दी से मुझे ताने भरे शब्दों में कहने लगी, अरे तुम तो रहने ही दो मैडम, मैं तुम्हें अच्छे तरीके से जानती हूँ। तुम अपना ये इमोशनल ड्रामा किसी और के सामने जाकर करना जो तुम्हारी हकीकत को जानता ना हो और तुम्हें भी ना जानता हो। हम तो तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। तो भैया फिर भाभी से कहने लगे, अच्छा बस भी करो गीता, तुम्हारा बीपी हाई हो जाएगा। वैसे भी ये अभी बच्ची है, धीरे धीरे घर के सारे काम समझ जाएगी। भाभी कहने लगी, ये बच्ची है? आपको ये किस एंगल से बच्ची नज़र आती है? बच्चे भी इस उम्र में ढंग से काम करते हैं। आप खुद बताओ कि बच्चियों के लक्षण इस तरह के होते हैं क्या? और वैसे भी इसकी शादी की उम्र होती जा रही है। कल को ये ससुराल जाकर इस तरह का खाना बनाएगी तो उसके ससुराल वाले हमें ही बुरा भला कहेंगे कि इसको कुछ सिखाया ही नहीं है। मेरा ही नाम बदनाम होगा। इसकी भाभी ने इसको कोई तौर तरीका ही नहीं सिखाया है। इसके आगे पीछे तो कोई है नहीं। आखिर सारा इल्ज़ाम तो मुझ पर ही आएगा ना। लेकिन किसी को क्या पता कि भाभी बेचारी तो खुद इसके हाथों सुबह शाम जलील होती रहती है। फिर मैं भी भाभी से कहने लगी कि आप आखिर किन लक्षणों की बात कर रही हैं? भाभी मुझे भी तो कुछ बताइए, मैं भी देखूं कि आखिर मैं करती क्या हूँ। भाभी मेरी बात सुनकर आग बबूला हो गई और कहने लगी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे सामने जुबान चलाए। लो देख लो अपनी बहन की करतूत, देखो ये किस तरह से मुझसे जबान चला रही है। ये देखो अपनी बहन को किस तरह से ये मुझसे बदतमीजी कर रही है। इसने तो तुम्हारा भी लिहाज नहीं किया। अब तुम खुद ही देख लो कि मैडम तुम्हारे सामने मेरे साथ इस तरीके से बात कर रही हैं, तो जब तुम घर पर नहीं होते हो तब ये मेरे साथ किस तरह का बर्ताव करती होगी। ये मेरे साथ तुम्हारे पीछे भी इसी तरह का गलत बिहेवियर रखती है और हमेशा गलत ही सुलूक करती है। भाभी की बात सुनकर भैया ने मेरी तरफ तेवर चढ़ाते हुए देखा और गुस्से में कहा कि बड़ों से बात इस तरीके से की जाती है? क्या तुम में तमीज़ नाम की कोई चीज़ बाकी रह भी गई है? ये सारी की सारी तुमने बेच कर खा ली है। तुम अभी तक यहाँ पर खड़ी हुई क्या कर रही हो? ये सब बर्तन उठाओ और जाओ यहाँ से। और दोबारा इस बात का ध्यान रखना कि आगे से मैं कभी तुम्हें तुम्हारी भाभी से बदतमीज़ी करते हुए ना देखूं। तुम्हें मेरी बात समझ आ गई ना शिल्पा? इसे मेरी लास्ट वार्निंग समझो। आगे से मुझे किसी भी शिकायत का मौका नहीं चाहिए। मैंने आज तो ये सब बर्दाश्त कर लिया है, दोबारा नहीं करूँगा। फिर मुझसे शिकायत मत करना। चलो अब जाओ, अपने कामों में लग जाओ। फिर मैंने भैया की बात पर कहा, ठीक है भैया, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूँगी और ध्यान रखूँगी। उसके बाद मैं अपने कमरे में जाकर खूब ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी थी। मैंने अपनी माँ पापा की तस्वीर उठाई और उनकी फ़ोटो से बातें करने लगी कि देखो आपकी लाडली बेटी को किस हाल में रखा जा रहा है, वो किस तरह से ज़िंदगी गुजार रही है और आपकी अपनी बेटी के साथ अपने ही घर में किस तरह का सुलूक किया जा रहा है। भैया तो पहले जैसे रहे ही नहीं हैं। भाभी के आने से वह बिल्कुल बदल गए हैं। भाभी ने बिल्कुल उनको अपने जैसा बना लिया है। भाभी जिस तरह से उनसे मेरी शिकायत कर देती है, उन्हें मेरे अंदर वही गलती दिखाई देने लगती है। माँ पापा, आप लोग तो जानते हैं ना कि आपकी बेटी बिल्कुल भी गलत नहीं है। भाभी तो हमेशा मुझे गलत कहती है और भैया को भी मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आता। काश माँ पापा मैं भी आप लोगों के साथ ही मर गई होती तो आज मुझे ये सब कुछ ना झेलना पड़ता। अगले दिन मैं सुबह की झाड़ू लगा रही थी कि तभी भाभी ने मुझे आवाज़ दी और बड़े प्यार से कहा कि शिल्पा बेटा, तुम कहाँ हो? तुम सोकर उठ गई हो या नहीं, या अभी तक सो ही रही हो? भाभी की इतनी इज्जत और प्यार भरी आवाज़ सुनकर मैं तो बुरी तरह से घबरा गई थी और मैंने जल्दी से कमरे से बाहर निकलकर देखा कि बाहर सब ठीक तो है ना। फिर भाभी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। भाभी कह रही थी, मामा जी आप बैठिए, मैं अभी शिल्पा को बुलाकर लाती हूँ। भाभी ने मुझे कमरे से निकलता हुआ देखा तो बाजू से पकड़कर दोबारा कमरे में खींच कर ले आई
और मुझे जल्दी से तैयार होने के लिए कहा। भाभी ने मुझे अपने नए कपड़े निकाल कर दिए और पहनने के लिए कहा तो मैंने फ़ौरन ही उनके नए कपड़े पहनने के लिए इनकार कर दिया और भाभी से कहा कि मैं आपका ये सूट नहीं पहन सकती, ये तो बहुत महंगा है और आपका फेवरेट भी है। मैं भला उनके इतने महंगे कपड़ों को कैसे पहन सकती थी। तो भाभी ने धीमी आवाज़ में मेरी तरफ देखते हुए धमकाने वाले अंदाज में कहा, देखो जैसे मैं कहूँ बस खामोशी से वैसे ही करती जाओ। अगर तुमने थोड़ी सी भी होशियारी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक करूँगी, जिसके बारे में तुमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा। मैंने अपना सर हाँ में हिला दिया और तैयार होने के लिए मैं अपने कमरे में जा ही रही थी कि तभी अचानक मेरी नज़र मामा जी पर पड़ गई। मैं भागकर जोर से मामा जी के गले लग गई और उनके गले लगकर दहाड़ मार मार कर मैंने रोना शुरू कर दिया। लेकिन मैंने अपनी फीलिंग्स को बड़ी मुश्किल के साथ कंट्रोल किया था, क्योंकि भाभी ये चाहती थी कि मामा जी को यही लगे कि मैं यहाँ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। भैया और भाभी मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, इसीलिए मैंने अपने चेहरे पर एक दिखावे की मुस्कुराहट सजाकर मामा जी को नमस्ते किया। उनसे कहा, मामा जी आप कैसे हैं और कब आप विदेश से लौट कर आए? इतने सालों के बाद आज आपने घर का चक्कर लगाया है, आपको कभी मेरी याद नहीं आई? मामा जी कहने लगे, अरे अरे शिल्पा बेटी, अब बस भी करो, सांस ले लेने दो, और कितने सवाल एक ही साथ में करोगी? मामा जी की बात सुनकर मैं भी शर्मिंदा सी होकर चुप हो गई थी। मामा जी ने कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तुम कैसी हो? तुम ठीक तो हो ना? आओ मेरे पास बैठो शिल्पा, मैं तो तुम्हें हमेशा बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी मामी और तुम्हारे भाई बहन भी तुम्हें बहुत याद करते हैं, लेकिन हर इंसान की कुछ मजबूरियाँ होती हैं। बस इन मजबूरियों के बावजूद भी दिल तो बहुत करता है यहाँ पर आने का, लेकिन बेटा अब हर साल भी तो यहाँ पर नहीं आया जा सकता है। अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ ना शिल्पा, तुम्हारी माँ के इस तरह अचानक से मर जाने के बाद मैं तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो गया था और हमेशा परेशान रहता था। यही सोचता रहता था कि ना जाने तुम किस हाल में होगी, लेकिन अब तुम्हें इस तरह से मुस्कुराता हुआ और खुश देखकर मेरे दिल को बहुत सुकून मिल गया है। अब मैं तुम्हारी तरफ से बहुत बेफिक्र हो गया हूँ। मैं तो बस अब तुम्हारे लिए यही प्रार्थना करता हूँ कि तुम हमेशा इसी तरह से खुश और मुस्कुराती रहो। मैं अपने मामा जी के साथ बचपन से ही बहुत ज़्यादा अटैच्ड रही हूँ और फिर मेरी माँ की मौत के बाद तो मैं और भी ज़्यादा उनके करीब हो गई थी। मामा जी मेरी माँ की मौत के बाद अपनी फैमिली को लेकर विदेश में शिफ्ट हो गए थे और अब उनको 2 साल बाद यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। मामा जी के हाल चाल पूछने के बाद मैंने उनसे कहा कि आप यहाँ बैठकर आराम करिए, मैं आपके लिए खाने की तैयारी करती हूँ। मेरी इस बात पर भाभी फ़ौरन ही उठी और कहने लगी, शिल्पा तुम कहाँ खाना बनाना जानती हो? तुम्हें तो एक कप चाय भी बनानी नहीं आती है। तुम मामा जी के पास बैठो, मैं खाने पीने का इंतज़ाम करती हूँ। और वैसे भी तुम कोई घर का काम करती ही नहीं, भला तो फिर तुम खाना कैसे बनाओगी? भाभी ने किचन में जाकर मामा जी के लिए खाना तैयार करना शुरू कर दिया था और मैं मामा जी के पास बैठकर उनसे बातें कर रही थी। भाभी ने 1 घंटे के बाद जब खाना तैयार कर लिया तो मामा जी और मैंने साथ में ही वह खाना खाया था। भाभी ने मुझे अपने हाथ से खाना निकाल कर दिया और कहने लगी कि ये लो शिल्पा, मेरे हाथ से खाना खाओ, मैं तुम्हें अपने हाथ से निकाल कर देती हूँ। मामा जी भाभी की ऐसी हरकतें देखकर उनसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे। खुद को अच्छा साबित करने के लिए भाभी ने जो भी मेहनत की थी उनकी वह मेहनत अब रंग ले आई थी। मामा जी ने मुझसे कहा कि शिल्पा देखो तुम्हारी भाभी कितनी अच्छी है, बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह है। तुम्हारी माँ भी मेहमानों का इतना ही ख्याल रखती थी, तुम भी अपनी भाभी की तरह ही इसी तरह से ख्याल रखा करो जैसे वह तुम्हारा ख्याल रखती है। मामा जी की बातें सुनकर भाभी फ़ौरन ही कहने लगी, अरे मामा जी, ये बेचारी तो बिन माँ बाप की बच्ची है,
आपको यकीन नहीं आएगा कि मैं और इसके भैया तो इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। इतना ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। अपने भैया की तो ये बहुत ज़्यादा लाडली है। उनकी तो अपनी बहन में जान ही बसती है, और बसे भी क्यों नहीं, आखिर उनकी इकलौती बहन जो ठहरी। और ये भी अपने भैया से ज़्यादा तो मुझे प्यार करती है। मैं तो इसको बिल्कुल अपने छोटे बच्चे की तरह ही ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मामा जी मुझे भगवान से बहुत डर लगता है। मैं तो यही बात सोचती हूँ कि अगर इसके साथ कोई भी ऊंच नीच वाली बात हो गई तो हम लोग ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। भाभी की इतनी मीठी मीठी बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गई थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मैं बड़े अंधविश्वास के साथ भाभी को देखते हुए दिल ही दिल में सोचने लगी कि काश आप सच में भगवान जी से डरती होती। आखिरकार मुझ पर इतने जुल्म करने के बाद आपको मामा जी के सामने इतने झूठ तो नहीं बोलने पड़ते। भाभी ने खूब उस मौके का फ़ायदा उठाया था, तो मामा जी ने उनको मोहब्बत भरी नज़रों से देखा, कहा कि भगवान तुम्हें इसका फल ज़रूर देगा बहू। तुम बिन माता पिता की बच्ची का बहुत ख्याल रखती हो और उसे इतना प्यार करती हो। भगवान तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ भर देगा, कभी तुम्हें किसी चीज़ की कमी नहीं होने देगा। मामा जी कहने लगे, अरे बातों ही बातों में मैं ये देना तो भूल ही गया। देखो शिल्पा, मैं ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। मैंने गिफ्ट पकड़ते हुए मामा जी को थैंक यू बोला और उन्हें कहा कि ये सब लाने की आपको क्या ज़रूरत थी, आप आ गए थे, यही मेरे लिए बहुत है। हमारे घर से खाना खाने के बाद मामा जी हमारे घर से वापस चले गए थे। मामा जी के जाते ही भाभी भी अपने असली रूप में आ गई थीं। उन्होंने मुझसे मामा जी के दिए हुए वह सारे गिफ्ट्स छीन लिए और अपने कमरे में उन्हें लेकर चली गई थीं। फिर वो मुझसे कहने लगी, दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से, अब जाकर किचन का काम देख लो। मामा जी के सामने मैंने खाना बना दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ही खाना बनाया करूँगी। जाओ और साफ़ सफाई में लग जाओ। भैया और भाभी के व्यवहार को बदलते हुए को देखकर मेरा हर रिश्ते से विश्वास और यकीन उठ गया था। एक दिन भैया जल्दी ही घर वापस लौटकर आ गए थे और उनके हाथ में उस वक्त एक थैला भी मौजूद था। भैया ने मुझे आवाज़ लगाई और थैला मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगे कि ये लो, पकड़ो, इसमें तुम्हारे लिए कपड़े हैं, इन्हें शाम को पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। मैंने भैया के हाथ से खुशी में थैला पकड़ लिया और वह पकड़ते वक्त मैंने सोचा कि आज जाकर इतने सालों के बाद भैया को मेरा ख्याल कैसे आ गया, क्योंकि मैंने तो हमेशा भाभी के दिए हुए पुराने कपड़े ही पहने थे। वह मेरे लिए नए कपड़े आखिर क्यों लेकर आए थे, ये सब देख कर के तो मैं बड़ी हैरान रह गई थी और सोचने लग गई थी कि आज तो कोई त्यौहार भी नहीं है, ना होली है और ना ही दिवाली है, तो फिर भैया मेरे लिए ये सब कुछ क्यों लेकर आए हैं। भला इसे पहनकर आखिर मुझे तैयार क्यों होना है, ये बात भी मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने फ़ौरन ही भैया से पूछा कि भैया आखिर मुझे तैयार क्यों होना है, कोई ख़ास बात है क्या। तो भैया मेरे सर पर हाथ रखकर कहने लगे, क्योंकि आज तुम्हारी शादी है, तुम तैयार रहना। आज रात को मैं तुम्हारी एक अच्छे और शरीफ लड़के के साथ शादी करवाने जा रहा हूँ। आज भैया मुझे बहुत अच्छे मूड में लग रहे थे। भैया की बात सुनकर पहले तो मैं थोड़ी सी घबरा गई थी, फिर मुझे लगा कि वह मुझे तंग करने के लिए शायद मेरे साथ मजाक कर रहे हैं, इसीलिए ये सब कुछ कह रहे हैं। मैं तो बस मुस्कुरा दी थी और भैया से कहने लगी, भैया मुझे पता है आप ज़रूर मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना। तो भैया ने बड़े ही सीरियस होते हुए मेरी तरफ देखकर कहा, मैंने आज तक तुमसे पहले कभी मजाक नहीं किया है, तो फिर भला आज कैसे कर सकता हूँ। भैया की ये बात सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे पैरों तले से ज़मीन खींच ली हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वक्त क्या करूँ। भैया से शादी के लिए मना कर दूं या फिर उनके कहने के मुताबिक ही शादी कर लूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए मैंने रोना शुरू कर दिया था। मैंने बहुत सोच समझकर भैया से कहा कि भैया अभी मुझे शादी नहीं करनी है, आपको भगवान की सौगंध है, मेरे साथ इतना बड़ा जुल्म मत करो। भैया कहने लगे, अरे इसमें जुल्म वाली बात भला कहाँ से आ गई है। भैया ने सवाल करते हुए अंदाज में मुझसे पूछा था।
मैं खामोश हो गई थी। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि शादी तो हर लड़की की ही होती है। ये तो दुनिया का दस्तूर है कि हर लड़की को विदा होकर अपनी ससुराल जाना होता है। तुम अपनी भाभी को ही देख लो। अब तुम्हारी भाभी भी तो किसी का घर छोड़कर हमारे घर पर आई है ना। तुम्हारे साथ कुछ अनोखा तो नहीं होने जा रहा है जो तुम शादी की बात पर इस तरह से रिएक्ट कर रही हो। भैया की बात सुनकर मैंने भैया का हाथ अपने हाथों में पकड़ लिया था और बड़ी उम्मीद के साथ रोते हुए रिक्वेस्ट करते हुए मैंने भैया को देखा और अपने सर को नहीं में इशारे में हिलाते हुए कहा कि भैया प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। मुझे लगा कि शायद भैया मेरी बात को मान जाएंगे, लेकिन हमेशा की तरह इस बार भी उन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया था। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और मेरी सारी उम्मीदों को तोड़कर वह अपने कमरे में चले गए थे। मैं अपने कमरे में लाचार और बेबस बैठकर बुरी तरह से रो रही थी। तभी अचानक से भाभी मेरे कमरे में गुस्से में लाल पीली होती हुई आ गई और मुझसे कहने लगी कि तुम अभी तक ऐसे ही बैठी हुई हो और ये नौटंकी कर रही हो। बस बहुत हो गया रोना धोना। रात को 8 बजे तुम्हारी करीब के मंदिर में ही शादी है। मेरी नज़र जल्दी से घड़ी की तरफ गई तो शाम के 4 बज चुके थे और मेरे पास अभी सिर्फ 4 घंटे ही बाकी थे। अब इन 4 घंटे में ही मुझे सब कुछ ठीक करना था। भैया और भाभी को मनाना था ताकि वह मेरी शादी ना करें। मेरे पास बहुत कम टाइम बचा हुआ था। मैंने सोच लिया था मैं एक बार फिर से भैया भाभी से बात करूंगी, उनके पैर तक पकड़ लूंगी। बस किसी भी तरह से इस बार भैया भाभी को मनाकर ही रहूंगी, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़ जाए, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा था। लेकिन बस वह मान ही जाएंगे और मैं उनको मना ही लूँगी। आखिर वह मेरे भैया हैं, उन्हें मेरा कुछ तो ख्याल होगा। वह मेरी बात का कुछ तो मान रख ही लेंगे। इसीलिए मैं तुरंत ही भागती हुई भैया के कमरे में गई तो मेरे पीछे पीछे भाभी भी आ गई थी। वह फौरन ही दौड़ते हुए भैया के कमरे में आ गई और मेरे पीछे आकर खड़ी हो गई। फिर मैंने भैया से रोते हुए रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे ये शादी नहीं करनी है। जिस इंसान को मैं जानती नहीं, कभी उसको देखा ही नहीं, भला उसके साथ मैं शादी कैसे कर सकती हूँ। आप मेरे साथ इस तरह से ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मेरी बात सुनने के बाद भैया ने मुझे शक की नज़रों से देखा और कहने लगे, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ये बताओ कि तुम फिर किसी लड़के को जानती हो और तुम किससे शादी करना चाहती हो? मुझे भी तो ज़रा उस लड़के के बारे में बताओ कि वह कौन है। तुम्हारी बातों से तो मुझे साफ साफ लग रहा है कि तुम्हारी ज़रूर किसी के साथ जान पहचान बन गई है। इसका मतलब ये है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में अब तक बिल्कुल ठीक कहती थी कि तुम किन चक्करों में पड़ी हुई हो। मैंने कहा, नहीं नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है और ना ही मैं किसी के साथ शादी करना चाहती हूँ। भला मैं तो किसी के साथ भी शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो बस आप लोगों के साथ ही रहना चाहती हूँ। भैया मेरी बात सुनकर कहने लगे, अच्छा कोई बात नहीं है, तो फिर शादी से इनकार क्यों कर रही हो? भैया ने मुझे इंक्वायरी करने वाले अंदाज में सवाल किया था और फिर कहने लगे कि अगर तुम्हारे पास इस शादी के लिए इनकार करने की कोई खास ठोस वजह नहीं है तो फिर ये शादी चुपचाप कर लो, मुझे गलत साबित करो और मान जाओ इस शादी के लिए। अचानक ही पीछे से मेरी भाभी कहने लगी, अरे आपको अभी भी लगता है कि ये आपकी मर्जी के मुताबिक ही शादी करेगी? आपने इसके नखरे नहीं देखे? ये जो आपको शादी के लिए इनकार कर रही है, आखिर इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी वजह तो ज़रूर होगी। उसी के कहने से ही तो ये शादी से मना कर रही है। इसको किसी ने कोई उम्मीद ज़रूर दी है, इसीलिए ही तो ये इस तरह की बातें कर रही है। मैं नहीं कहती थी आपसे कि आपकी बहन ज़रूर एक ना एक दिन गुल खिलाएगी, लेकिन आपने तो कभी मेरी बात का रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया। अब तो आपको मेरी बात पर यकीन आ गया होगा ना? मैं ठीक कहती थी ना कि एक दिन आपका मुंह काला करवाकर ही ये मानेगी। ये लड़की अब देख लिया ना आपने, इसने हमें किसी के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा है। भाभी ने हमेशा की तरह मेरे जख्मों पर नमक छिड़का था
और भैया भाभी की इस तरह की बातें सुनकर मैंने अपने बहते हुए आंसुओं को साफ कर लिया था और भैया से कहा कि ठीक है, मुझे इस शादी से कोई ऐतराज़ नहीं है, मैं ये शादी करने के लिए तैयार हूँ। और फिर मैं अपने कमरे में वापस आ गई थी, क्योंकि भैया और भाभी ने मेरा मान, मेरा भरोसा, मेरी उम्मीदें और यहाँ तक कि मुझे भी तोड़ कर रख दिया था। भैया और भाभी ने मुझे हमेशा की तरह ही कटघरे में खड़ा कर दिया था और मुझसे मेरी सफाई भी नहीं मांग रहे थे। उनको मेरी किसी भी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने अपनी सफाई देना भी बंद कर दिया, क्योंकि अब बात मेरे कैरेक्टर पर आ गई थी। मैंने भैया की बात मान ली थी। मेरी शादी बहुत ही सिंपल तरीके से पास वाले मंदिर में हो गई थी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ गई और दुल्हन बनकर सजी हुई मैं अपने पति राजीव के आने का इंतज़ार कर रही थी। मैंने अपने पति को नहीं देखा था और मैं दिल ही दिल में ये भी सोच रही थी कि पता नहीं राजीव देखने में कैसे होंगे, उनका बिहेवियर किस तरह का होगा। मैं अभी ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई और साथ ही कमरे में चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने जल्दी से अपना घूंघट उठाया और डर के मारे पूछा कि लाइट क्यों बंद कर दी है। तो राजीव ने मेरे करीब बैठकर मुझसे कहा कि जब तक तुम मुझे बेटा पैदा करके नहीं दोगी, मैं तुम्हें अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा। मैंने कहा, आप ये किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं हैरान हो गई थी। राजीव की ऐसी बातें सुनकर मुझे तो ऐसा लगा कि जैसे मेरे सर पर आसमान ही टूट पड़ा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। ये सारी आजमाइशें हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी राजीव का चेहरा देखने में नाकाम ही रही थी। राजीव सुबह होते ही घर से चले जाते थे और फिर रात को बहुत देर से घर वापस आते थे। एक दिन मैंने सोच लिया था कि मैं आज राजीव का चेहरा हर हाल में देख कर ही रहूँगी, तो मैंने पहले से ही अपने पास राजीव का मोबाइल छुपा कर रख लिया था। जैसे ही राजीव कमरे के अंदर आए तो मैंने फ़ौरन ही मोबाइल की टॉर्च ऑन करके उनके चेहरे की तरफ लगा दी, लेकिन राजीव ने अपने चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था, जिसे देखकर मुझे बहुत ही ज़्यादा मायूसी हुई थी। तो राजीव मेरे पास आए और आकर बैठ गए। फिर वो कहने लगे कि तुम आखिर कितनी बार मेरा चेहरा देखने की कोशिश करोगी? याद रखना, मेरा चेहरा देखने के लिए हर बार तुम्हें नाकामी का ही सामना करना पड़ेगा, क्योंकि मैं तुमसे पहले ही ये बात कह चुका हूँ कि जब तक तुम मुझे मेरी औलाद, मेरा वारिस पैदा करके नहीं दोगी, तब तक तुम मेरा चेहरा नहीं देख सकोगी। मैंने राजीव से कहा कि भला आपकी ये कैसी शर्त है? उन्होंने कहा, मैं वक्त आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। और तुम्हें पता है कि मैंने अपने चेहरे पर ये मास्क क्यों लगाया हुआ है? क्योंकि मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम मेरा चेहरा देखने की कोशिश हर हाल में ज़रूर करोगी, और इसीलिए मैंने पहले ही अपने चेहरे को इस मास्क से ढक रखा है। फिर धीरे धीरे दिन इसी तरह से गुजर रहे थे। मैं खुश तो थी, लेकिन राजीव के चेहरे की वजह से मुझे हमेशा टेंशन ही लगी रहती थी। अब हमारी शादी को 5 महीने हो चुके थे, लेकिन मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई थी और मैं इस बात से खुश थी, क्योंकि जिस इंसान को मैंने अभी तक देखा नहीं था, मैं उसके बच्चे की माँ कैसे बन सकती थी। यहाँ पर मुझे किसी चीज़ की कोई कमी तो नहीं थी। ज़रूरत की हर चीज़ मेरे लिए उस घर में मौजूद थी, लेकिन ज़िंदगी इन चीज़ों के सहारे भी तो नहीं गुजारी जा सकती। अब मैं तंग आ चुकी थी। इस तरह की ज़िंदगी गुजार कर मैं सारा दिन घर में अकेले बैठे बैठे बोर हो जाती थी। यहाँ पर मेरे पास कोई भी नहीं था जिससे मैं बातें करती और अपना दुख सुख बांट सकती थी। मुझे अकेलेपन से बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था। कभी कभी तो मेरा दिल करता था कि मैं यहाँ से भाग जाऊँ। फिर मेरे कदम यही बात सोच कर रुक जाते थे कि अगर मैं यहाँ से चली गई तो फिर मैं आखिर जाऊँगी कहाँ? मेरे पास तो रहने के लिए अब कोई दूसरा ठिकाना भी नहीं है। भैया और भाभी के पास तो मैं जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि जो इल्ज़ाम उन दोनों लोगों ने मुझ पर पहले लगाए थे, मैं अभी तक उनको भूल नहीं पाई थी।
और वैसे भी अगर मैं उनके पास चली भी जाती तो वह लोग थोड़ी ना मुझे अपने घर में रख लेते। अपने घर से निकालने की खातिर ही तो उन लोगों ने मेरी इतनी जल्दबाजी में शादी कर दी। वक्त तेजी के साथ गुजर रहा था। वक्त की बस यही बात अच्छी है कि ये रुकता नहीं है। जैसा भी हो आखिर गुजर ही जाता है। मेरी शादी को पूरे 6 महीने हो गए थे और अब मुझे ये गुड न्यूज़ मिल गई थी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। लेकिन मैंने अभी तक राजीव को नहीं देखा था। उसे जब ये बात पता चली तो वह बहुत खुश हुआ था और वो मेरे खाने पीने का बहुत ख्याल रखता था। उसने मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं होने दी थी। लेकिन मैं इन सब चीज़ों के बावजूद भी खुश नहीं थी, जिसकी वजह से मेरी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी। डॉक्टर ने मुझे अपना बहुत ख्याल रखने के लिए कहा था, क्योंकि मुझ में कमज़ोरी बहुत ज़्यादा हो गई थी, जो मेरे और मेरे बच्चे की सेहत के लिए बहुत ही खतरनाक थी। फिर एक दिन मेरी तबीयत खराब होने लगी और मेरा दिल बहुत बुरी तरह से घबरा रहा था। मैं पानी पीने के लिए उठी तो मुझे अचानक ही तेज चक्कर आ गया और मैं ज़मीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। राजीव ने मुझे संभालने की कोशिश की। वह कहने लगा, शिल्पा उठो, आंखें खोलो, तुम ठीक तो हो ना? प्लीज़ देखो एक बार मेरी तरफ। शिल्पा इधर देखो। जब मैं होश में आई तो राजीव बहुत डरा हुआ था और मेरे पास ही बैठा हुआ था। वह मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। मैंने धीरे धीरे आंखें खोली और जैसे ही राजीव की तरफ नज़र उठाकर देखा तो मैं उसको देखती ही रह गई थी, क्योंकि घबराहट की वजह से राजीव अपना चेहरा मुझसे छुपाना ही भूल गया था। आज शादी के पूरे 1 साल बाद मैं राजीव का चेहरा देख रही थी। मुझे होश में देखकर राजीव ने सुकून की सांस ली थी और फिर वह मुझसे कहने लगे, शिल्पा तुम ठीक तो हो ना? इस तरह से अचानक तुम्हें क्या हो गया था? राजीव मुझे देखकर बहुत परेशान हो गए और उनके चेहरे से परेशानी साफ जाहिर हो रही थी। लेकिन ये देखकर मैं हैरान रह गई थी कि राजीव बहुत ज़्यादा स्मार्ट और खूबसूरत हैं। उनकी आंखें भी गोल्डन कलर की थीं और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैं इस सब को बेयकीनी के साथ बस राजीव को एकटक देखते ही चली जा रही थी। मुझे अपनी खुशकिस्मती पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि मैंने इतना खूबसूरत इंसान आज से पहले अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं देखा था। मैं अपनी नज़रें राजीव के चेहरे से हटाना ही भूल गई थी। मेरा मन कर रहा था कि मैं बस राजीव को एक नज़र देखती ही रहूं। मुझे इस तरह से खोया हुआ देखकर राजीव और भी ज़्यादा घबरा गए थे और फिर राजीव ने मेरे चेहरे को हल्का सा थपथपाया था। राजीव मेरी तरफ देखकर कहने लगे, शिल्पा तुम ठीक तो हो ना? क्या हुआ है तुम्हें? मैं बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें राजीव के चेहरे से हटा पाई थी और फिर मैंने उनसे कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ और अब पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। राजीव को भी इस बात का आइडिया हो गया था कि मैं उनका चेहरा देख चुकी हूँ। मैं राजीव की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी तो राजीव ने मुझसे कहा कि तुम ऐसे मेरी तरफ क्यों देख रही हो? क्या तुम मुझसे कुछ पूछना चाहती हो? मैंने फ़ौरन कहा कि हाँ, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। मैंने राजीव से कहा कि आप इतने खूबसूरत और हैंडसम हो, फिर भी आप मुझसे अपना चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे थे? तो राजीव ने मेरी तरफ देखा और कहा कि मैं दरअसल एक फेमस स्मगलर हूँ और मेरे पोस्टर इस शहर में जगह जगह पर लगे हुए हैं। मुझे डर था कि अगर तुमने मेरा चेहरा देख लिया तो तुम मुझे फ़ौरन ही पहचान लोगी और फिर तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी, क्योंकि मैं एक मुजरिम हूँ और कोई भी शरीफ लड़की ये बात बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति मुजरिम हो। मैंने कहा, मैंने तो आज आपको पहली बार देखा है। मैं ज़्यादातर अपने घर में ही रहती थी। मैं कभी ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकलती हूँ। बस हमेशा घर की ही 4 दीवारी में मैंने अपनी ज़िंदगी को गुजारा है। मेरा कहीं भी आना जाना ही नहीं था, इसीलिए मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता और ना ही मैंने कभी आपका कोई पोस्टर देखा। फिर मैंने बड़ी हैरत भरी नज़रों से देखते हुए राजीव से पूछा कि आखिर आपने ऐसा कौन सा जुर्म किया है जो आप अपने आप को मुजरिम कह रहे हो? राजीव ने कहा कि पुलिस ने मुझे पकड़वाने के लिए हर जगह पोस्टर लगाए हुए हैं और मैं इस तरह से छुपता फिर रहा हूँ। राजीव ने मुझे बड़े दुख के साथ बताया कि मैं पुलिस की नज़र में एक मुजरिम हूँ। उन्हें लगता है कि मैंने ड्रग्स की स्मगलिंग की है।
राजीव की बात सुनकर मुझे बहुत डर लगने लगा था और फिर मैंने कहा कि क्या सच में आपने ऐसा किया है? लेकिन आपको देखकर तो ऐसा नहीं लगता। आपके चेहरे से मासूमियत साफ नज़र आती है। मुझे नहीं लगता कि आप ऐसा कर सकते हो। लेकिन अगर आपने ऐसा किया भी है तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? तो राजीव ने कहा कि मैंने कुछ भी नहीं किया है शिल्पा, बल्कि मैं तो कभी गलत काम करने के बारे में अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था। दरअसल मेरे कुछ दोस्तों ने मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसाकर मुझे पुलिस के हवाले कर दिया था और वह लोग खुद इस सब से साफ बच गए थे। वह लोग ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे और मुझे उनकी सारी सच्चाई पता चल गई थी। मैं उनको पकड़वाना चाहता था, लेकिन सब कुछ तब उल्टा पड़ गया। मैं बहुत अमीर हूँ और मेरे पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। मेरे दोस्त मेरी सारी जायदाद पर कब्जा करना चाहते हैं और इसीलिए वह लोग मुझे झूठे इल्ज़ाम में फंसवा रहे हैं। ये सब उन लोगों की प्लानिंग है कि जब मैं जेल चला जाऊंगा तो फिर वो लोग मेरी सारी प्रॉपर्टी हथिया लेंगे और इसीलिए मैंने फिर तुमसे शादी की, ताकि जब मेरा वारिस पैदा हो जाए और मैं जेल जाने से पहले ही अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने वारिस के नाम पर कर दूं। क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, ना मेरे माता पिता हैं और ना ही मेरा कोई भाई बहन है जिसके लिए मैं ये सब कुछ कर सकता। मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया था कि ये सारी जायदाद मेरे अपने बच्चों को मिल जाए। उसके बाद अगर मुझे सजाए मौत भी हो गई तो मुझे दुख नहीं होगा और ये लोग अपनी प्लानिंग में नाकामयाब हो जाएंगे और इन लोगों के हाथ में कभी कुछ भी नहीं आएगा। राजीव की बातें सुनकर मैंने उनसे कहा कि लेकिन आपने अपने साथ शादी करने के लिए सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? इस काम के लिए तो आपसे कोई भी लड़की शादी कर सकती थी। क्या आप बच्चा पैदा हो जाने के बाद मुझे छोड़ देंगे? मेरी ये बात सुनकर राजीव की आंखों में आंसू आ गए थे। राजीव ने कहा कि शिल्पा, तुम्हारे भैया को ये बात अच्छी तरह से पता थी कि मैं एक मुजरिम हूँ और मैं एक इल्ज़ाम में फंस चुका हूँ। मैंने तुम्हारे भाई को ये बात बताई थी कि मैं शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया था कि मैं बच्चा पैदा हो जाने के बाद अपनी सारी जायदाद अपने बच्चे के नाम पर कर दूँगा। तुम्हारे भैया ने अपनी बहन की शादी एक मुजरिम के साथ ये जानते हुए भी कर दी कि वह मुजरिम है और उसे कभी भी सज़ा हो सकती है। मैं तभी समझ गया था कि तुम अपने भाई के लिए कोई अहमियत नहीं रखती हो। तभी तो वह मेरी इतनी सी बात पर अपनी बहन का रिश्ता मेरे साथ करने के लिए तैयार हो गया था। मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारे भाई की नीयत को समझ गया था कि तुम उसके लिए सिर्फ एक बोझ हो। तभी तो उसने मुझ जैसे मुजरिम के साथ भी तुम्हारी शादी कर दी, वरना कोई भी भाई भला अपनी बहन की शादी ये जानते हुए कि ये लड़का मुजरिम है तो अपनी बहन के साथ कैसे उसे ब्याह देगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो। तुमने मेरा चेहरा ना देखते हुए भी मेरे साथ 1 साल गुजार दिया। कोई और लड़की तुम्हारी जगह होती तो मुझे ना जाने कब का छोड़कर चली गई होती। तुमने मेरी बहुत मदद की और इसी दौरान मुझे तुमसे प्यार भी हो गया है। मैं एक साउथ इंडियन फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरी फैमिली साउथ में रहती है। मेरे परिवार में तो कोई भी नहीं है। मैं यहाँ पर काफ़ी सालों पहले नौकरी करने आया था और फिर यहाँ अपना बिजनेस सेट करने के बाद मैंने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी कर ली है। मैंने राजीव के हाथ पर अपना हाथ रखा और उन्होंने कहा कि आखिर भला आप इस तरह से कब तक भागते रहेंगे? जब आपने कुछ भी नहीं किया है तो फिर अब आप इस मुश्किल का सामना करो और खुद जाकर पुलिस के हवाले हो जाओ और देख लीजिएगा, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है। राजीव कहने लगे, मुझे भी भगवान पर बहुत भरोसा है, लेकिन तुम तो जानती हो ना कि हमारे देश में इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर बेगुनाह को सज़ा दी जाती है और गुनाहगार आज़ादी से घूमते रहते हैं। फिर मैंने राजीव को बहुत समझाया। मेरा कहना मानते हुए राजीव ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था। राजीव के जेल में जाने के बाद मैंने उनकी तरफ से एक बहुत ही अच्छा वकील किया था। हमारे पास रुपए पैसे की तो वैसे भी कोई कमी ही नहीं थी, तो इसीलिए फिर मैंने बहुत अच्छा वकील किया और फिर मुकदमा चला और राजीव पर कोई भी इल्ज़ाम साबित नहीं हुआ। अदालत ने भी राजीव को बाइज्जत रिहा कर दिया था
और उसके बाद भगवान ने हमें एक प्यारा सा बेटा भी दिया। राजीव की जिंदगी का मकसद भी अब पूरा हो गया था। आगे कभी कुछ ऐसा वैसा हो, इसलिए इससे पहले ही राजीव ने अपनी आधी प्रॉपर्टी मेरे नाम पर और आधी हमारे बेटे के नाम पर कर दी। अब हमारी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं है। मैं राजीव के साथ खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा बेटा जब थोड़ा बड़ा हो गया तो मैंने अपने पति के साथ उनके बिजनेस में हाथ बटाना भी शुरू कर दिया था। इस सब के बीच मुझे अक्सर अपना अतीत याद आता था, जिसमें मेरे भैया भाभी ने मेरे साथ बुरा करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी थी। मैंने भी सोच लिया था कि मैं उन्हें कभी भी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे पूरा विश्वास था कि भगवान उनको उनके किए की सज़ा एक न एक दिन जरूर देगा। धीरे धीरे इसी तरह से कुछ साल बीते और फिर मुझे पता चला कि मेरे भाई को पैरालाइज का अटैक पड़ा था, जिसके बाद से उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया था। ये सुनने के बाद मैं ना चाहते हुए भी एक बार अपने भाई को देखने के लिए जब उस घर में दोबारा गई जहाँ मेरे साथ जानवरों के जैसा सुलूक किया गया था, तो अपनी भाभी की हालत देखकर मैं तो दंग रह गई थी। मेरी भाभी खर्चा चलाने के लिए अब लोगों के घरों में काम करती थी और उन्हें देखकर मुझे तो उनकी शक्ल पहचान में ही नहीं आ रही थी। मैं जैसे ही उनके सामने पहुंची तो मेरी बड़ी सी गाड़ी देखकर उनकी आंखों में चमक आ गई। वह मुझे बड़े प्यार से अंदर बुलाकर ले आई और तरह तरह की अपनी दुख तकलीफ़ें गिनाने लगी, और ठीक उसी तरह से जैसे वह मीठी मीठी बातें मामा जी के सामने कर रही थीं, वैसे ही बातें मुझसे करने लगीं। वो ऐसे मुझसे प्यार जता रही थी जैसे ना जाने कितना मुझे चाहती हूँ। वह मुझसे बार बार पैसों की मदद के लिए कहने लगीं। मैं भी अच्छे से समझती थी कि मेरी भाभी कितनी बड़ी ड्रामेबाज और लालची औरत है। भैया का हाल देखकर मुझे बुरा तो बहुत लगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब उनके कर्मों का नतीजा था जो आज मेरे भैया भाभी भुगत रहे थे। मैंने भाभी के हाथ में कुछ ठीक ठाक पैसे पकड़ाए और वहाँ से जाने लगी तो भाभी कहने लगी कि हमें हमारे किए हुए पर बहुत पछतावा है, लेकिन अब तुम हमसे यूँ मुँह ना फेरो। इस घर में अकेले रहकर हम बहुत तंग आ चुके हैं, इसलिए तुम हमें अपने साथ अपने घर ले चलो। मैंने भाभी से कहा कि माफ़ करिएगा भाभी, लेकिन कुछ साल पहले मैं भी आप दोनों के सामने रो रो कर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन तब आपके घर में मेरे लिए जगह नहीं थी, और आज मेरे घर में आप लोगों के लिए कोई भी जगह नहीं है। और हाँ, आज से आपका और मेरा रिश्ता भी ख़त्म हो गया है। इतना कहकर मैं वहाँ से चली आई और मेरी भाभी मुझसे बार बार रो रो कर माफ़ी मांगती रही। मैं यही सोच रही थी कि पैसा भी कितनी बड़ी चीज़ होती है। ये मेरे वही अपने हैं जो कल मुझे दुत्कार रहे थे, मेरे साथ नौकरों के जैसा सुलूक कर रहे थे, लेकिन आज मेरे पास रुपए पैसे की चमक धमक देखकर मुझे अपने सर आँखों पर बिठा रहे हैं। शायद यही इस दुनिया की सच्चाई है, जहाँ कोई आपका सगा नहीं है। जिसके पास पैसा है बस सब उसी के अपने हैं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके सारे गुनाह एक पल में माफ़ हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और प्लीज़ इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके मेरे चैनल को सपोर्ट करें। साथ ही अगर आप चाहें तो मुझे सुपर थैंक्स भी खरीद कर दे सकते हैं। सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपको इस वीडियो के नीचे दिए हुए सभी ऑप्शंस में दिख जाएगा, जो कि हार्ट शेप में बने हुए डॉलर के साइन के तौर पर है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।